जी अस्सलाम वालेकुम। SAP ओरिएंटेशन क्लास सेशन 5 आज इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करें। अच्छा बेटा, अभी हम मतलब कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हवाले से। तो सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था प्रोफेशनल अकाउंटेंट मैनेजमेंट लेवल उसमें हमने जेडिस मॉडल और ERP सिस्टम और SAP ERP FICO को डिस्कस किया था, प्लस IFRS, IAS, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड केस स्टडीज। तो अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे SAP के हवाले से, SAP सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसके मॉड्यूल्स और इसके डिपार्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है इसको हम कहते हैं SAP ECC। मीन ECC मीन ERP सेंट्रल कंपोनेंट, और इससे जो लेटेस्ट वर्जन है वो है S/4HANA। S/4HANA वो मतलब क्लाउड बेस पे है और ये नॉन क्लाउड बेस पे है, और इसके तमाम फंक्शंस, इसके तमाम मॉड्यूल्स सेम हैं S/4HANA के मुताबिक। अच्छा, तो ये जो SAP का आपको मैंने बता दिया कि सिस्टम एप्लीकेशन है प्रोडक्ट, और ये दुनिया के तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी मतलब के गवर्नमेंट सेक्टर में, बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिन कंपनीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी और गेट्स फार्मा, और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज है पाकिस्तान में जो मतलब के इसको यूटिलाइज कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज के अलावा लार्ज साइज कंपनीज में भी SAP ERP सॉफ्टवेयर यूज मतलब के किया जा रहा है। और गवर्नमेंट सेक्टर में AGP ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, AGR अकाउंटेंट जनरल ऑफ रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, और कुछ यूनिवर्सिटीज में भी कुछ मतलब के तमाम सेक्टर में मतलब 80% सेक्टर्स में SAP को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। बाकी जो सेक्टर्स हैं लाइक अस्किल सेक्टर, मतलब के आर्म फोर्स सेक्टर, उसमें उनका अपना मतलब के सॉफ्टवेयर ERP सॉफ्टवेयर है और उनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन बात बेटा वही है कि ERP सिस्टम तमाम सॉफ्टवेयर में एक ही तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलबत्ता इनकी डिज़ाइनिंग, इनका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वो चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो फंक्शंस हैं वो सब के सब सेम हैं। मिसाल के तौर पे आप देखो कि मटेरियल मैनेजमेंट, आप इसमें परचेज आप चाहे ओरेकल उठा लो, मतलब डायनामिक उठा लो, सिंबल उठा लो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप उठा लें, तो तमाम में परचेज ऑर्डर, परचेज कोटेशन, परचेज इंक्वायरीज, ये सब की सब सेम ही रहती है। ओके, मतलब टेक्निकल चीज के आपको ERP सिस्टम और तमाम डिपार्टमेंट्स के वर्कफोर्स स्ट्रक्चर के फंक्शंस, उनके टेक्निकल पॉइंट्स, उनके कॉन्फ़िगरेशन ये आपको आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ये इसके सेगमेंट्स हैं। हर सेगमेंट्स में ये मॉड्यूल्स हैं। ये कौन सा मॉड्यूल है? मटेरियल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक एक्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लांट मेंटेनेंस, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट सिस्टम, ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, एजेंसी बिजनेस, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर एंड फंक्शंस। और ये आपके पास आ जाएंगे अकाउंटिंग सेगमेंट्स के डिपार्टमेंट। इसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग, स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम और इंसेंटिव, ये बाकी जो है ना रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये मतलब अदर देन इसमें आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम सेक्टर्स इन्वॉल्व मौजूद हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का, ट्रेडिंग का, रियल एस्टेट का, गवर्नमेंट सेक्टर, हर किस्म के इसमें सेक्टर्स मौजूद है। ये सबसे एक अहम मतलब के बहुत अच्छा आप ये कह लो सॉफ्टवेयर है या गुड इसमें फंक्शंस हैं इसके अंदर। अच्छा, हमारा चूँकि काम मतलब कि आज जो हमने सेशन रखा है वो सिर्फ अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटर के लिए है, तो हम उसी को ऊपर ज़रा फोकस करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें ना दो अहम
मॉड्यूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। वो कौन से हैं बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये मॉड्यूल है और ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 2 पे आपका है कंट्रोलिंग यानी कॉस्ट मैनेजमेंट। ये 2 डिपार्टमेंट पूरे कंपनी के बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप को इन दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर एक्सपर्टीज आती हैं तो इसके साथ साथ आप बाकी डिपार्टमेंट के में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम जरा बात करें फाइनेंशियल बेसिकली एक्सटर्नल सिस्टम की रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल वेंडर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक डेटर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा सो ऑन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बुक कीपिंग और इनिशियल मतलब जो पहला आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के जर्नल से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी रिपोर्टिंग तमाम इसमें जो पोर्शंस हैं, इसके जो सेगमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मौजूद हैं। मॉड्यूल इसका डिपार्टमेंट कौन सा? जनरल लेजर। इस जनरल लेजर के अंदर ये इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं। आप जरा आप खुद देख लें कि इसके कितने मतलब के आप देखो डॉक्यूमेंट एंट्री में देखो इसके कितने सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने काम करने जो आपने सीखने। पोस्ट विद क्लियरिंग क्या है, इनकम पेमेंट्स क्या है, आउटगोइंग पेमेंट्स क्या है, कैश जनरल पोस्टिंग क्या है, उसमें एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है, इसके शॉर्ट कोर्स हैं, सो टी कोर्स हैं, ट्रांजेक्शन कोर्स जिसको हम कहते हैं, और इसके परफॉर्म हैं। और इसके अलावा मतलब ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स की एंट्रीज पोस्ट कर दी, ट्रांजेक्शन पोस्ट की, इन्वॉइसेस बनाई। इन्वॉइसेस तो इसमें नहीं आएंगी, वो अलग हमारा उसमें होगा। और बाकी इसमें आप उसकी चेंज, डिस्प्ले और पार्ट रिवर्सल जो भी मतलब आपने अपना फंक्शन परफॉर्म कर आप इसमें कर सकते हो। ये लाइन आइटम मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है कि अकाउंटेंट जो भी काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल के अकाउंटेंट ने अगर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के ट्रांजैक्शन की एंट्री पोस्ट करनी तो उसके लिए वो मतलब यहाँ पे आके उसकी एंट्री पोस्ट करेगा। अगर तो मतलब कि उसकी अप्रूवल नहीं या उसकी मतलब कि सुपरविजन नहीं हो रही तो यहाँ पे आप उसको एडिट या पार्क कर सकते हो, पोर्ट कर सकते हो। बहुत से इसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं। ये हर मल्टीनेशनल कंपनी या लार्ज साइज कंपनीज के ट्रांजैक्शन उनके वर्कफ्लो स्ट्रक्चर के मुताबिक ये तमाम ऑप्शन से दिए गए हैं ताकि कंपनी की आउट क्लास मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन रहे। अच्छा, और बेटा ये जो आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल और एंड यूजर। अच्छा अच्छा, मैं जो आपको एक और चीज़ मतलब बता दूं, अकाउंट्स रिसीवेबल AR ये एक अलग मतलब डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इनवॉइसेस किसकी बनेगी? सेल्स की, कस्टमर इनवॉइसेस, और फिर आप उसको पेमेंट करोगे। सॉरी, पेमेंट आपने इससे रिसीव करनी। ये आपका आ गया अकाउंट्स पेबल जिसमें हम वेंडर इनवॉइस क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको वेंडर को पेमेंट करते हैं। अब देखो एक टेक्निकल पॉइंट, आपने वेंडर को पेमेंट करनी है, किसने? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। अकाउंट्स ने उसका डेटा मेंटेन करना है। अब यहाँ पे ये तो इनवॉइस आ गया। देखो आपने वेंडर को जब पेमेंट करनी है ना तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास वेंडर इनवॉइस होनी चाहिए। इसका कीवर्ड अच्छा मतलब यहाँ पे इसमें आप सारा डेटा उसमें ऐड करोगे वेंडर का। आपने जब वेंडर को पेमेंट करनी है तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए? वेंडर इनवॉइस। अब वेंडर इनवॉइस कब बनेगी? जब कंपनी के पास से इन्वेंट्री रिसीव होगी वेंडर की तरफ से। और इन्वेंट्री कब रिसीव होगी? जब कंपनी इसको परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा या करेगी। क्लियर? मतलब एक टेक्निकल पॉइंट बेटा, इंटरलिंक मतलब कि फाइनेंस का परचेज डिपार्टमेंट के साथ क्या लिंक है। यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर क्रिएट किया जाता है वेंडर को, और इस डिपार्टमेंट ने, स्टोर डिपार्टमेंट ने गुड्स रिसीव करनी है, इन्वेंट्री रिसीव करनी है वेंडर से, परचेज ऑर्डर। यहाँ पे ME21 वेंडर को ऑर्डर प्लेस किया गया, यहाँ पे उस ऑर्डर की इन्वेंट्री रिसीव होगी और आप यहाँ पे उसकी मतलब इनवॉइस बनेगी
और उसके बाद ये आउटगोइंग पेमेंट जहाँ से आप उसको पेमेंट करेंगे। ये देखिए ये ERP सिस्टम, मतलब फाइनेंस के पास तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद के कौन से डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस की परमिशन के बिना तो उसने ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करनी। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि वर्कफ्लो स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म किया जाते हैं। अब देखो बज़ाहिर तो बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, इंटरनेशनल वेंडर है आपके पास, डोमेस्टिक वेंडर है, उसमें परचेज की जो उसमें चीज़ें आती हैं, उसमें पेमेंट टर्म्स आप देखते हो, वेंडर का मुकम्मल रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने, डिलीवरी टर्म्स आप उसमें देखते हो, करेंसी आप उसमें देखते हो, पेमेंट कितनी करनी किससे लेनी है, ट्रांसपोर्टेशन आप उसमें ऐड करते हैं, बहुत सी टेक्निकल चीज़ें जो आपने उसमें ऐड करनी, इनकम टर्म्स उसमें इन्वॉल्व आती है, इनकम टर्म्स क्या है, ठीक है। तो ये मतलब बात ये आती है कि आप ने जो बाकी डिपार्टमेंट्स के ट्रांजेक्शन को इसलिए सीखना है क्योंकि आपने उनकी सुपरविजन करनी है, आपने उनकी अप्रूवल करनी है। ओके, मतलब ये एक स्नेर मैंने आपको बता दिया कौन सा, वेंडर पेमेंट का। वेंडर पेमेंट तब होगी जब परचेज ऑर्डर होगा, उसके बाद उसकी इन्वेंट्री रिसीव होगी, फिर इनवॉइस बनेगी, इनवॉइस के बाद आप उसको पेमेंट करेंगे। अच्छा, ये फिर मतलब कि डोमेस्टिक वेंडर इंटरनेशनल वेंडर वो भी अलग मैटर है, हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपने अगर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है तो कस्टमर को इनवॉइस आप देंगे, ये कस्टमर आपको अपनी इनवॉइस देगा, आप कस्टमर को गुड्स डिलीवर करोगे, उसके बाद आप उसको सेल करोगे, तभी जाके ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप मेंटेन कर सकते हो। और इसके अंदर सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न वो भी इसमें आती हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे की जाती है ये भी हम आपको जब बताएंगे। आपको एक यूनिक चीज़ इसमें लगेगी, भाई परचेस रिटर्न प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म की जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, जैसी बात है जब आपने इन्वेंट्री रिसीव करनी हो उसकी वेंडर की, तो आप उसके लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन देखेंगे, भाई क्या हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, वही मटेरियल है या चेंज है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस करने के बाद आप अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल एंट्रीज पोस्ट करना, इनवॉइसेस के ऊपर काम करना, मास्टर डेटा बनाना, और नंबर वन क्या है पोस्ट सॉरी नंबर वन क्या है जेडिस में आपका सुपरविजन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, इनवॉइसेस, नंबर टू इनवॉइसेस, नंबर थ्री आपका एंट्रीज, नंबर फोर आपका मतलब के एडजस्टमेंट है, और ऑफिशियल लेटर्स हैं, और मास्टर डेटा हैं। ये 6 चीज़ें आपने इसमें परफॉर्म करना होती है। फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, वर्कशीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तमाम की तमाम चीज़ें वो यहीं पे मतलब कि आपने परफॉर्म करनी बनानी है, वो कीपिंग से लेके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक। अच्छा, उसके बाद ये मॉड्यूल कंट्रोलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एलिमेंट। देखो सबसे मुश्किल काम ये आता है ना कि हर डिपार्टमेंट को पेटी एक्सपेंसेस एलोकेट करना, तो वो किस बेस पे आप तमाम डिपार्टमेंट्स की एक्सपेंसेस या कॉस्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे आप। अच्छा, ये जो है ना कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर, ये दोनों बल्कि इसमें से हाँ ये दोनों जो हैं ये जो है फाइनेंशियल इसके साथ ही मुंसलिक करती हैं बेसिकली। और जो नीचे है ना आपका मतलब इंटरनल ऑर्डर्स और ABC प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये जो नीचे 3 जो है ना ये 1 2 3 4, ये 4 जो है ये आपका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक करती हैं, जिसमें आपने CGS पर होगा, जिसमें हमने कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट मैनेजमेंट, और उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, क्लियर। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप इसमें क्रिएट करोगे, फिर उसको मेंटेन करोगे, फिर उसका मास्टर डेटा बनाओगे, फिर उसकी प्लानिंग करोगे, फिर उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे, फिर आप उसकी एंडिंग कैलकुलेशन करेंगे, राइट। मतलब देखो कॉस्ट अकाउंटेंट, अच्छा मैंने आपको एक बात बेटा बतानी थी कि उसमें जेडिस में लिखी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये आ गया इसमें, ये सारा फाइनेंशियल का मतलब कि जो है ना मॉड्यूल, उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो उसके कोर, इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब के सब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोलिंग के तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो। यही बात मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग के लिए, तो मतलब कि फाइनेंशियल और कंट्रोलिंग दोनों को मिलाएं तो आपका फाइको बनते हैं, और ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, उनकी हेल्प करता है फाइनेंसिंग में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर के लिए, कॉस्टिंग के ऊपर। तो ये मतलब कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जो भी मैंने आपको जे डिस्कस, जो भी मैंने आपमें जो पॉइंट मेंशन किए हैं, वो सब के सब आपने यहाँ पे यूटिलाइज करने हैं, यहाँ पे आपने इसको मतलब कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, तो ये मतलब कि एक अच्छा एक और टेक्निकल पॉइंट, चूँकि फाइनेंस की परमिशन के बिना कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं करता, तो ये लाजमी है कि फाइनेंस है ना, फाइनेंस मॉड्यूल को आप तमाम मॉड्यूल्स उनके डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक या इंटीग्रेट करेंगे। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि जब हम इन्वेंट्री रिसीव करते हैं ना, इन्वेंट्री कौन रिसीव करे? स्टोर डिपार्टमेंट रिसीव करे, और स्टोर डिपार्टमेंट अपने सिस्टम में उसको मतलब कि एंट्री को पोस्ट कर देगा, लेकिन सॉरी डेटा उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा, लेकिन उसकी एंट्री ऑटोमेटिक बनेगी। ये मैं आपको एक दिखा दूँ, अगर मैं कोई मेरे पास एग्जांपल हो, ताकि आपको ये पता चले कि फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को किस तरह से इंटरलिंक किया जाता है। I think let's see। अच्छा ओके, नहीं तो लेकिन सर मैं आपको दूसरे लेक्चर में आपको बता दूंगा कि अगर स्टोर डिपार्टमेंट अगर इन्वेंट्री रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली बनेगी, जो कि मतलब कि इस सिस्टम के अंदर हमने तमाम डेटा अपडेट करना होता है। और ये एक मेरे पास एक सैंपल के तौर पर मैंने आपको ये सारा अपने स्टूडेंट के लिए मैंने सैंपल के तौर पर ये सिस्टम रखा है, ताकि उनको ये पता चले भाई इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, कौन से मॉड्यूल्स इसमें शामिल है, हमने किस पे काम करने, क्यों काम करने, किस लिए काम करने, इसका बेनिफिट क्या होगा, एक्सेस ड्यूटी, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। अच्छा, ये कॉस्ट एलिमेंट क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, इंटरनल ऑडिट्स क्या होते हैं, एबीसी कॉस्टिंग क्या होती है, फिर इसके ऊपर हमने काम किस तरह से करने हैं, ये डिपार्टमेंट्स आगे मास्टर डेटा के ऊपर हम किस तरह से उसको बनाएंगे, और ये तमाम चीज़ें आप प्रैक्टिकल के अंदर सिखाएंगे। ये आप देखिए कि जो मास्टर्स लेवल या अबव मास्टर्स लेवल में जो आते हैं ना कॉस्ट के तमाम सब्जेक्ट्स, वो सब के सब आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसमें हम आपको इंशाल्लाह इंडस्ट्री डेटा प्रोवाइड करेंगे, ताकि उस डेटा की बेस पे आप यहाँ पे अपनी वर्किंग को कंप्लीट करें। अच्छा, ये तो आपके सामने आ गया मतलब कि एंड यूज़र। अच्छा, अब फंक्शनल और एंड यूज़र। तो अब फंक्शनल क्या होते हैं, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे FB50 I'm going to post journal entry 09 इन्वेस्टमेंट, क्या गया? अच्छा, इन्वेस्टमेंट दिया कि इन्वेस्टमेंट जिसको आप नेशनल कहते हो। अच्छा, मैंने एंट्री पोस्ट कर दी है उसकी कैपिटल की, तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट में जस्ट कैश के बजाय ना उसका मैंने की कोड लिखने, ट्रांजेक्शन सॉरी इसका कोड जेल अकाउंट कोड, मुझे उसका कोड याद नहीं था तो मैंने पॉपअप किया, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी कोड लिख के एंटर करोगे। अच्छा, ये आपके सामने आ गया लिस्ट, कंपनी कोड है मेरी HSU1, कैश ऑन हैंड, ये कैश इन हैंड होता है बेसिकली, लेकिन बाय मिस्टेकन यहाँ पे किसने लिख दिया कैश इन हैंड है। एनीवे इसको हम चेंज भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये इसका कोड है, कैश का कोड है, कैश ऑन हैंड का ये
जिल अकाउंट कोड है। अब ये जिल अकाउंट क्या है, कहाँ से बनता है, क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल। क्लियर? अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, ये कोड आ गया यहाँ पे। और देखो यहाँ पे डी फॉर डेबिट एंड अमाउंट मैंने दी $2 क्या कि मैंने चिल अकाउंट नंबर दिया, डेबिट लिखा और $2 अमाउंट लिख दी। टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट 0, प्रेस एंटर, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे कैश ऑटोमेटिक आ गया और करेंसी भी पीकेआर आ गई, यहाँ पे $2 आ गए। अब कैपिटल को क्रेडिट करने, इसको आप यहाँ से ओपन करें और कंपनी कोड लिखने के बाद एंटर करें और कैपिटल किधर भाई, कैपिटल फाइंड पे जाओ, CAPITAL, ये शेयर कैपिटल आ गया आपके पास और क्रेडिट $2। देखो यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, दोनों इक्वल आ गए। और जहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कंट्रोलिंग में, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एलिमेंट। अच्छा, ये कॉस्ट सेंटर जो कि हमने अभी यहाँ पे कोई डेटा एंटर नहीं किया था तो वो मतलब कि स्किप आ रहा है। और इसके अलावा ये WBS क्या है भाई, ये मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और क्वांटिटी, ये मतलब मटेरियल कितनी इसके अंदर से मतलब किस तरह से आप इसको मतलब वो, ये आप देखो कॉन्टैक्ट नंबर मैनेजमेंट कंट्रोलिंग कितनी इसके अंदर चीज़ें देखो। तो ये मतलब आप एंट्री जब पोस्ट करते हो ना तो साथ में उसकी मुख्तलिफ डिटेल आती है कि ये तो हमने सिंपल सी एंट्री पोस्ट की, लेकिन कंपनीज में ऐसे भी आ जाता है कि आपने बाकी भी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, ये देखो बेटा हमने इसमें जस्ट हार्डली 1 मिनट लगा इसको एंट्री पोस्ट करते। अब आप इसको सेव कर दें, लेकिन आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता दें कि कंपनी के अंदर ये तमाम पोर्ट्स को क्रिएट करना और उनकी सेटिंग करना और सिस्टम के मुताबिक अपडेट करना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल और इम्प्लीमेंटेशन लेवल ट्रेनिंग। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ये तो एक किस्म का डेटा एंट्री आ गया ना, ये तो आप मतलब ये हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं जो चाहते हैं कि सर हमने जस्ट डेटा एंट्री की जॉब करनी है एज अकाउंटेंट, हमें वो कुछ नहीं चाहिए, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो चाहते हैं कि सर हमने मैनेजमेंट लेवल में जाना है, हमने डिसीजन के ऊपर जाना है, हमने प्लानिंग के ऊपर जाना है, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेवल, जो उसकी फंक्शनल लेवल ट्रेनिंग, वो उस पर फोकस करें, वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये डॉक्यूमेंट 1035 वाज पोस्टेड इन कंपनी को दिस वन। अब हम डॉक्यूमेंट में जाके उसका हम डिस्प्ले चेक करेंगे और आपकी एंट्री जो आपने पोस्ट की इसका डिस्प्ले आ जाएगा। वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी आउट क्लास। अच्छा बेटा, तो मैं बात ये कर रहा था ये जो कोड्स कैसे बनते हैं, ये कोड $2 कहाँ से आया, 2000 क्यों नहीं हुआ, ये 500 क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ से कोड है, ये सब ठीक है, ये क्या चीज़ है, सर ये कहाँ से आई, और ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये मतलब कि 1035 क्यों हुआ और इसका नंबर क्यों नहीं आ सका, ये कंपनी कोड क्यों ऐसे बना, कोई दूसरा कंपनी कोड हमने क्यों नहीं यूटिलाइज किया, फिजिकल ईयर पीरियड 10 मतलब क्या आज 9 डेट है ना, 9 अक्टूबर, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ें इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल। और ये जो हमने एंट्री पोस्ट की ये है आपका एंड यूजर लेवल। ये दोनों डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, एक और टेक्निकल पॉइंट, वेरी टेक्निकल पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन लेवल में ना तमाम डिपार्टमेंट्स को, जैसे कि मैंने ERP सिस्टम का बताया, देखिए इधर भी तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हैं, ये प्रोडक्शन देख लो, लॉजिस्टिक्स देख लो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, तमाम इसमें मॉड्यूल्स डिपार्टमेंट मौजूद हैं। तमाम का लिंक आप किसके साथ करोगे, फाइनेंस और कंट्रोलिंग के साथ। इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल ट्रेनिंग। ये सबसे अहम है ताकि आप हर डिपार्टमेंट की सुपरविजन कर सको, हर डिपार्टमेंट की आप ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट कर सकें, प्लानिंग और उसकी स्ट्रेटजीज लीड करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, फाइनेंसिंग को मतलब के बेटर वे से कंट्रोल करना, ये आपका कहलाएगा कॉन्फ़िगरेशन लेवल। अच्छा, अब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कहाँ से की जाती है, SPRO
इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अच्छा ये क्या है, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इस सेगमेंट से आप मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन आप इसके लिए कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पैरामीटर्स कैसे सेट किए जाते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, जो स्टैंडर्ड्स को आपने सेट करना है, उसकी पैरामीटर्स को आपने सेट करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेवल सेट करना ले, ये इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें देखो मतलब कि ये सेगमेंट, ये इसके मॉड्यूल, ये डिपार्टमेंट, देखिए कितनी यहाँ इसमें चीज़ें ये। तो बेटा ये मतलब कि बहुत एक डीप, एक समुद्र एक किस्म का। और जितना मतलब कि आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंशाल्लाह मिलेगा इसमें। और इसकी मतलब कि कुछ एक लड़के ने मुझसे सवाल किया, सर अभी आपने कहा था कि ओरेकल भी यूज़ हो रहे हैं तो SAP यूज़ हो रहे हैं, तो क्या हम मतलब SAP करने के बाद ओरेकल यूज़ करेंगे? तो बेटा ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी एक लार्ज साइज ERP सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप काम करते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हो ना, तो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाते हैं। तो बेटा ये था मतलब कि एक शॉर्ट ओवरव्यू SAP के हवाले से। और इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन लेवल या इम्प्लीमेंटेशन लेवल सेगमेंट। और वापस हम आएंगे, ये बेटा आपका जाएगा फंक्शनल और एंड यूजर लेवल, ये चार इसके मतलब आप मॉड्यूल देखें। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जस्ट था उसका अकाउंट्स और फाइनेंस का, ऑडिट का, तो हमने जस्ट इन दोनों के ऊपर फोकस किए, बाकी हमने फोकस नहीं किया। वो हमारे मतलब के अलग मॉड्यूल्स में आते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मतलब आपके HR वो अलग मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें मतलब कि आप देख लो, इसमें जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपने बेटा इसमें अपने क्वेश्चंस करने हैं और आप बेटा डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो मतलब कि रही बात इसकी फ़ीस की, तो वो कल इंशाल्लाह जो हमारे स्टाफ है, ऑफिस के स्टाफ आपको गाइड कर देंगे। और इसकी बेटा जो सर्टिफिकेशन है, अगर आप मतलब ये डिपेंड करता है कि बेटा आपका गोल क्या है। अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अकाउंटेंट से मुराद फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो भी बेटा आपके मतलब के गोल है वो आप हमसे डिस्कस करें। अगर आपको प्रॉब्लम है आपको अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को डिसाइड करने में, तो आप बेटा मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और बाकी इसके सब्सक्रिप्शन, ट्रेनिंग, फीस स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कल आप मेरे असिस्टेंट या ऑफिस एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। बेटा जो भी क्वेरीज हैं आप बेटा मुझसे लाजमी करें और उसका फीडबैक भी बेटा आप हमें दें। और ये ट्रेनिंग, ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आपने बेटा लाजमी बताना है। ये ITIS ERP, ओके बेटा। ये सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे, आपके पास इंशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर मौजूद होगा। और ऑनलाइन भी मतलब कि आप इसकी एक्सेस ले सकते हो और लैपटॉप में ऑफलाइन भी ले सकते हो। और जब तक आप सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा उस तरह से एक्सपर्टीज नहीं आ सकती। तो आई होप कि मैंने जो मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए। बाकी कुछ पॉइंट्स जो मतलब कि जैसी बात है पढ़ा के ना कुछ इंसान भूल जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। आप मतलब के क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह मतलब कि नेक्स्ट हम मज़ीद इसमें लेक्चर्स को अपडेट करेंगे। और इंशाल्लाह कल आपसे मतलब के मुलाकात होगी, इंशाल्लाह बात होगी। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अम्मान में रखे, अल्लाह ताला सबको कामयाबी से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।